हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होपफुली ऑल ऑफ यू डूइंग गुड, राइट। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं एंड ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आपको लगभग मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर कवर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन, इसके जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों ने किए भी होंगे, जो भी आईएनपीएचओ के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने किए भी होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की जो खूबी है, इस क्वेश्चन की जो यूनिकनेस है, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग द एक्सिलरेशन। ये आपने जल्दी नहीं कहीं किया होगा, बहुत मुश्किल है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन किया हो। तो इसका एक अपना मतलब देखो, अगेन बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि मुझे पता है आप सभी पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप सभी ने सॉल्यूशन देखे होंगे आईएनपीएचओ के। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश की, हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बार बार बोलता हूं, मेरा पर्पस आपको सॉल्यूशन बताने का नहीं है, उस क्वेश्चन से क्या सीखना है वो समझने का है, ताकि आप जब ये क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन वापस आपके सामने आए तो फिर गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। या उसकी जो लर्निंग्स हैं उसको आप आगे फर्दर ऑन ऐसे जो भी क्वेश्चंस पूछा है उसमें अप्लाई कर सके। मतलब यहां से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं सीखना है, इसको इस तरीके सीखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब आगे आए तो आप अप्रोच को समझ सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये लेंथ। मैं पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर लेता हूं कि क्या चीज इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा रही है, एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन को डिस्कस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, वो इजी डिस्कशन है, वो जल्दी से हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इस बात की है कि जब ये पार्टिकल यहां से जाके टकराएगा तो इस रॉड का मोशन किस तरीके से होगा वो समझना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये रॉड कुछ इस तरीके से मूव करेगी एंड दिस रॉड, द एक्सिलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर टोटली डिफरेंट थिंग। जब भी आपसे एक रस्सी बंधे हुए पार्टिकल पे कुछ कोलिजन हुआ था, आपसे पूछा गया था कि टेंशन बताओ, आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट अप्रोच क्या आती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के थ्रू बैलेंस कर देंगे। अगर वो रोटेटरी फ्रेम में नहीं होगा तो उस पे बैठ जाएंगे जाके, अगर वो मोशन में होगा तो वहां बैठ के अपन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, एक बॉल यहाँ पर लटकी, एक बॉल ऐसे लटकी, यहाँ कोलिजन हो गया तो इनके बीच का फोर्स बता दो कितना होगा, टेंशन कितना होगा। एक बॉल यहाँ से आके इस पर टकरा गई तो ऊपर वाली बॉल के फ्रेम में चले गए, टी को लिख दिया, या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी ने किए हैं और जेन्युइनली आप, मतलब ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और इन सभी क्वेश्चंस में आपने एक ही चीज को सीखा था कि टेंशन को कैलकुलेट करना है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसके सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर कर देंगे, राइट। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई? अब जब ये रॉड घूमी तो इसका एक पहली बात तो उसका सेंटर ऑफ मास इस स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, और उसका सेंटर ऑफ मास का मोशन किस रेडियस ऑफ कर्वेचर में होगा और क्या वेलोसिटी होगी वो एक कहानी अलग है, वो दिखाई भी नहीं पड़ रही अपने को प्रॉब्लम क्या आ गई कि रस्सी तो इस एंड पर कनेक्टेड है, मतलब पी के साथ गेम खेलना पड़ेगा अगर इस पॉइंट को पी बोल दिया जाए तो इस पूरे पिक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि इस पी पॉइंट पर गेम खेलना पड़ेगा अगर टेंशन को कैलकुलेट करना है तो, क्योंकि उसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस को इक्वेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे लिए सिर्फ एक पॉइंट का मोशन जो मुझे कंफर्म है वो यही है कि पी पॉइंट जो होगा वो रस्सी में कुछ इधर की तरफ चलेगा, उसका सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास का भी सर्कुलर मोशन होगा अबाउट पॉइंट पी और अबाउट द हैंगिंग पॉइंट, आई वुड से नो, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो ये है इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी। तो जल्दी से आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं और फटाफट समझते हैं इनसे हमें क्या क्या चीजों को सीखना है। थीटा एंगल वगैरह सारी चीजें गिवन है, ये डिस्टेंस डी गिवन है, थीटा गिवन है, ये पार्टिकल एम जाके इससे टकराता है, वी नॉट वेलोसिटी टकराता है और टकरा के उससे चिपक जाता है। जैसे उससे चिपकेगा तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उन दोनों का बीच में आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर बात कर लूं जल्दी से फटाफट, तो मैं अपने नेक्स्ट इसकी बात करें तो वी कैन वेरी सिंपली से एज द मास गेट्स एंड गेट इम्बेडेड इनटू इट, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि जैसे ही मास यहाँ पर इम्बेड करेगा जाके, एक मास यहाँ हो गया, एक मास यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से 3L/4 हो जाएगी, राइट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं जब भी आपसे बात करता हूं मैं हमेशा पूछता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करता हूं, क्या ये एप्लीकेबल हो सकती है?
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या ही एप्लीकेबल हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या ही एप्लीकेबल हो सकता है। आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कोलिजन इज इनइलास्टिक इन नेचर, दैट इज व्हाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं पॉसिबल है तो क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है? आप बोलेंगे सर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस सिस्टम के ऊपर अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम के ऊपर अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर दिस सिस्टम देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द टेंशन टी। तो आपने कहा सर टेंशन टी का लेकिन सिंगल फोर्स है। तो जब भी आप क्वेश्चन में एक ही फोर्स देखें इस डायरेक्शन में, तो आप इस बात को बोल सकते हैं कि सर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। इफ देयर इज नो फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वी कैन वेरी सिंपली से कि मोमेंटम उस डायरेक्शन में तो परिवर्तित नहीं होगा। तो आपने कहा सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल तो होगा लेकिन कंडीशनल एप्लीकेबल होगा, एक कंडीशन लगेगी, राइट। मैंने पूछा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है क्या? आपने बोला यस सर ये भी कंडीशनल एप्लीकेबल है क्योंकि टेंशन का टॉर्क तो आ ही रहा है। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो आई कैन से कि टेंशन का टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। तो फॉर द सिस्टम ऑफ दिस रॉड प्लस बॉल, ये बुलेट का जो सिस्टम है इसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, राइट। समझ में आती है बात कि नहीं आती? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि जब भी कोलिजन हो, कोलिजन के बाद के वेरिएबल को डिफाइन करो। ये फर्स्ट स्टेप है। जिस आदमी ने इस काम को करने में तमीज नहीं दिखाई उसका आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को सबसे फंडामेंटल गलती करते हुए क्या देखा है कि जब वो ये डिस्क्राइब करते हैं ना, इसमें वो जल्दबाजी करते हैं। जितना इजीली और जितना नीट एंड क्लीन आप इसको करेंगे, सर मतलब सर आपका कौन सा बड़ा नीट एंड क्लीन है, मेरा ठीक है, आपको अच्छा करना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, मुझे सब पता है। तो तुम लोगों को भी सीखना है तो तुम लोग बहुत ध्यान सीखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है इसको बहुत नीट एंड क्लीन करना। आफ्टर कोलिजन जब भी डायग्राम बनाओ तो डायग्राम शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन सच दैट अगर आप रिवर्ट आ रहे हो क्वेश्चन को देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ गलती चेक करने के लिए, तो आपको डायग्राम में क्लैरिटी होनी चाहिए, घिचर पिचर नहीं होनी चाहिए। याद रखना पहली चीज। दोस्तों आप मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने कहा टकराएगा तो ये रॉड किधर की तरफ जाएगी, जैसा कि समझ में भी आता है कि टकराने के तुरंत बाद रॉड कुछ इस तरीके से मूव कर सकती है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ टेढ़ी भाग रही होगी। मैंने कहा किस एंगल पे नहीं पता। एंगल को वेरिएबल में लेना थोड़ा भारी लगता है मुझे, तो मैं कभी एंगल को एक वेरिएबल में डालता हूं। मेरे को लगता है कि अगर मैंने अल्फा एंगल में मान ली वेलोसिटी तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्यों ट्रिगो को बीच में घुसाऊं। तो जो बच्चे अगर ऐसा करते हैं, वैसे मेरे कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है तो मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर कोई नए बच्चे करते हैं ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्फा से बचना चाहिए, क्योंकि जब वो ट्रिगो आ जाता है बीच में तो कुछ जगह पर बच्चे परेशान भी हो जाते हैं, आइडेंटिटीज में परेशानी भी आती है। तो अगर बेटर हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है हमेशा ही गड़बड़ होता है, लेकिन जनरल है तो जनरल मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रिगो कम पसंद है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करें तो आपने मान लिया कि इसकी एक वेलोसिटी VCX हो जाएगी, VCY ऊपर की तरफ, और ये पार्टिकल ओमेगा से गोल गोल चक्कर लगाएगा कुछ इस तरीके से, दैट इज ओमेगा। तो ये अपन ने इसका ओमेगा डिफाइन कर दिया। आपने कहा ठीक है सर, तो ये तो पार्टिकल का मोशन हो गया। जैसे ही टकराने के बाद कितने वेरिएबल, आपने कहा VCY, VCX और ओमेगा, 3 वेरिएबल अपने को मिल गए। आपने कहा मिल गए। 2 इक्वेशन समझ में आ गई। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्पेसिफिक अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। आपने कहा 2 तो समझ में आती। मैंने कहा चलो पहले 2 से इक्वेशन तो बना ले। पहली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए की जैसे मैं लगाता हूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये mv का लाइन ऑफ मोशन, इसकी दूरी यहां से l, तो mv इंटू l, पहली इक्वेशन। दूसरी, अब जब ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, इसका y डायरेक्शन का मोशन तो है लेकिन x डायरेक्शन के कारण इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, तो ओनली द कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको पता है RCOM क्रॉस V होगा, V सेंटर ऑफ मास। तो R सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी इन x डायरेक्शन है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये आपको क्लियरली दिखाई भी पड़ता है लाइन ऑफ मोशन के करस्पॉन्डिंग भी। तो ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मोमेंटम। तो यू कैन से mv सेंटर ऑफ मास y into 3l/4. 3l/4 will be the location of center of mass from point A. This is the distance of 3l/4 into I सेंटर ऑफ मास into ओमेगा, इसके अबाउट ओमेगा, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी mv sin थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू 2mvy। mv sin थीटा किधर की तरफ, आपने कहा सर देखो इसके परपेंडिकुलर, टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टेंशन के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा है तो आई कैन वेरी सिंपली से कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ये mv sin थीटा
और फाइनल मोमेंटम हो गया, अगर मैं इधर की तरफ ड्रॉ करता हूं तो आई कैन से VCY का इधर वाला फैक्टर और VCX का नीचे, राइट। तो VCY का कॉम्पोनेंट अगर आप देखेंगे तो ये थीटा थीटा से निकालेंगे तो VCX cos थीटा नीचे की तरफ आएगा और VCY sin थीटा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो नेट मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन VCY sin थीटा माइनस VCX cos थीटा, और यहां पर टोटल मास हो गया 2m। तो दूसरी इक्वेशन यहां से ये बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ये मेथड 1 है, नहीं ये मेथड उन्होंने नहीं दिया है, ये हम अपना मेथड आपको बता रहे हैं, उसमें फिर कुछ गलतियां भी समझाएंगे अभी आपको, इंपॉर्टेंट है। तीसरे इक्वेशन के लिए मैंने बात की यहां पर कंस्ट्रेंट की। मैंने कहा देखो उन्होंने क्लियरली बोल दिया रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल नहीं है। अब रस्सी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या होगा, रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ सकती। अगर रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ सकती तो अलोंग द रोप, रस्सी के अलोंग नेट एक्सीलरेशन और नेट वेलोसिटी इट मस्ट बी जीरो। एक्सीलरेशन सॉर्ट जीरो नहीं होगा बिकॉज सेंटीमीटर एक्सीलरेशन आ सकता है, बट वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस को बढ़ा सकती है, इसलिए इसके अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट ए की वेलोसिटी को मार्क करूं तो आई कैन से VCX इधर की तरफ आ गया, VCY ऊपर की तरफ हो गया, और R ओमेगा के कारण 3L/4 ओमेगा नीचे की तरफ हो गया। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन अगर मैं अलोंग द रोप लिखने की कोशिश करूं तो अलोंग द रोप की बात करेंगे तो 3L/4 ओमेगा cos थीटा इधर की तरफ आ गया, दिस इज 3L/4 ओमेगा cos थीटा, और VCY और VCX के इधर की तरफ कंपोनेंट आ गए दोनों, दैट इज VCY cos थीटा प्लस VCX sin थीटा। नेट वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन मस्ट बी जीरो, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये दोनों की दोनों वेलोसिटीज जीरो होनी चाहिए। यहां से हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का एक कहानी निकल के आपके सामने आ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा आसान भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा इन कंपेयर टू द सेकंड मेथड जो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन होता है जो फर्स्ट टाइम हमारे दिमाग में आता है। जो बच्चा पहली बार ऐसे क्वेश्चंस कर रहा होगा उसके थॉट में ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेज में स्ट्राइक करता है, लेकिन अब जो बच्चे मेरे मैच्योर हो चुके हैं, जो बड़े हो चुके हैं, उनको दिमाग में तुरंत आता है कि सर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 2 है, उन्होंने और अलग चूज किया है। जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया, INPHO ने सॉल्यूशन दिया है, खैर वो सोच पाना मुझे लगता है कि और ही मुश्किल है, या उतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार उतनी जल्दी बच्चे को स्ट्राइक नहीं करता है, लेकिन बच्चे को यह चीज जरूर सोचनी चाहिए। अब मैं कुछ थॉट्स बता रहा हूं कि जनरेट क्या होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपने कहा सर देखो मुझे कुछ फिक्स वैल्यूज चाहिए। आपने कहा हाँ चाहिए। मुझे कुल मिला के अगर मैं ध्यान से समझूं तो मैं एक, आपने बोला कि सर यहां पे कोलाइड होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे एक है। मैंने कहा, आपने देखा सर, आपने कहा जब आप बोल रहे हो कि इस डायरेक्शन में होगा तो क्यों ना हम इसी डायरेक्शन में एक्स और वाई को डिफाइन कर लें। इससे फायदा हमको ये मिल जाएगा कि कुछ इक्वेशंस जो है हमारी वो छोटी हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करना होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन और अलोंग द लाइन डायरेक्शन में ही हमको यहां पर भी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगानी है। तो हमारी 2 इक्वेशन जो है वो अलोंग दीज क्रॉसेस चल रही है, तो उसमें हमको सपोर्ट मिल सकता है। तो क्यों ना हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लेके चल रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, ताकि हमारे लिए इजी कैलकुलेशन बन जाए। तो करस्पॉन्डिंगली हमको सिर्फ एक इक्वेशन जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमको थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होगा वेलोसिटी को अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो इसके लिए VCY का भी रिलेशन आएगा और VCX का भी आएगा। तो इन दोनों की जब वैल्यूज आएंगी इस डायरेक्शन में तो आपको यहां पर थोड़ा बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, जो कि पहले छोटा था, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जब आप यहां पर बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, दैट इज mv sin थीटा दैट इज इक्वल टू 2mv cx, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो x डायरेक्शन की बात कर देंगे। तो एक कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा डायरेक्टली निकल के आ गया, दैट इज v sin थीटा बाई 2। एक कंपोनेंट मेरा डायरेक्टली निकल के आ गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन से। तो आप बोल सकते हैं यहां पर ये मेरे को फायदा मिल गया अगर मैंने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर दिया। बोलो मिला कि नहीं मिला। अब अगर हमने बात की दूसरा फायदा, आपने कहा सर दूसरा फायदा यहां पर मिल जाएगा कि जब मैं इस पॉइंट पर इक्वेशन लगाने की बात करूंगा तो इफ आई टॉक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहां पर अगर मैंने बोला कि यार ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट के लॉन्ग एक तो 3L/4 ओमेगा नीचे की तरफ लग रहा है, VCX इधर की तरफ हो गया और VCY इधर की तरफ हो गया। तो आपने बोला सर अलोंग दिस रोप नेट वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, तो आप बोल सकते हैं 3L/4 ओमेगा cos थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू VCY।
तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया ओमेगा और वीसी वाई के अंदर भी। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो होगी वो अलोंग दिस लाइन होनी चाहिए, उसका रिलेशन भी आपका यहां से निकल के आ गया। तो यहां से हमारे इक्वेशंस जो है वो थोड़ी इजी हो जा रही। जो इक्वेशन पहले थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही थी, वहां पे सिर्फ एक इक्वेशन बड़ी हो रही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, बाकी दोनों इक्वेशंस बहुत ही छोटी हो जा रही है और इजीली कैलकुलेट करना हमारे लिए हो जा रहा है। एक्स का कंपोनेंट तो एक लाइन में निकल के आ जा रहा है यहां से, वाई का कंपोनेंट यहां से हम रिलेट कर देंगे इन दोनों को, तो इनसे वाई का कंपोनेंट भी निकल के आ जाएगा और बाय दैट हेल्प हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and this is equation number 3. 3 equations है, 3 variable है, we can define the results. but ये थोड़ा उसके relatively easy है। और जो थर्ड मेथड दिया गया है that is given in the INPHO solutions, वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे तो फर्स्ट टाइम स्ट्राइक नहीं किया था। मेरा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था वो ये वाला था। ये वाला सॉल्यूशन मैंने इसलिए बताया कि कुछ बच्चों ने मुझे ये सॉल्यूशन दिया था कि सर इस तरीके से हमने अप्रोच किया, इस तरीके से हमने करने की कोशिश करी है, तो मैंने उसको भी इनकॉर्पोरेट इसलिए कर लिया ताकि जिसने इस तरीके से करने की कोशिश करी हो उसकी इक्वेशंस एक बार वो वेरीफाई कर ले कि यहाँ सब कुछ सही बना है कि नहीं बना है और वो अपनी इक्वेशंस को रिजल्ट निकाल सके आराम से। थर्ड इक्वेशन जो उन्होंने दी हुई है उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो उन्होंने अलग तरीके से माना हुआ है और मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी स्ट्राइक करता है दिमाग में। तो अपन थोड़ा सा कन्वेंशनल फिजिक्स वाले टीचर हैं, तो वो वाली जुगाड़ उतनी तेजी मेरे को स्ट्राइक नहीं करी थी, बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। तो ये मेरा थॉट है। अब मैंने कहा यार टेंशन की कैलकुलेशन कैसे करें। अब मुझे इस रॉड का मोशन पता चल गया कि रॉड जो है वो किस डायरेक्शन में कैसे चल रही है, इसका इस तरफ क्या कंपोनेंट है, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट है, इधर की तरफ क्या है, मुझे सब कुछ पता चल गया। अब मुझे अगर ये पता चल गया तो मैं टेंशन कैसे निकालूं। टेंशन को कैलकुलेट यहां पर कोई F बराबर ma से कैलकुलेशन हो ही नहीं रही है, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन को इक्वेट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर इक्वेटिंग द एक्सीलरेशन और आप ये बात को डिफाइन कर रहे हैं कि इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो इस एक सर्कल पाथ पे होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए इट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। तो आप यहां पर इसके रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। इसके पास क्या क्या एक्सेलरेशन होगा, एक 3L/4 अल्फा ऊपर की तरफ, क्योंकि टेंशन का टॉर्क लगेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास पर एक टॉर्क लगेगा इधर की तरफ, तो अल्फा का एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं एक्सेलरेशंस को लिखने की कोशिश करूं तो पहला एक्सेलरेशन यहां पर आएगा 3L/4 अल्फा ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा, दैट इज T/2m। तो एक्सेलरेशन ऑफ, क्योंकि सिंगल फोर्स लग रहा है, इस रॉड के ऊपर लगने वाला सिर्फ एक फोर्स है, दैट इज ओनली T। तो जिस डायरेक्शन में टेंशन होगा, जिस डायरेक्शन में सिंगल फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। और इस टेंशन का जो टॉर्क लगेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास वो कुछ इस तरीके से होगा, तो 3L/4 अल्फा इधर की तरफ हो गया। आपने कहा ये भी ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला पॉइंट भी तो एक सर्कल में ही घूमेगा, क्योंकि भैया ये तो रिजिड बॉडी है, इसके बीच की दूरी तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। और ये भी अगर, और चूंकि हमको इसके अबाउट इसका ओमेगा पता चल गया, आई नो द ओमेगा ऑफ इट, मुझे इसके अबाउट किस ओमेगा से घूमेगा मुझे नहीं पता है, उसके लिए मैंने वेलोसिटी को मान लिया पॉइंट पी की, लेकिन मुझे इसके अबाउट तो ओमेगा पता है कि वो किस ओमेगा से घूम रहा है। वो ओमेगा हमने भी पीछे कैलकुलेट कर लिया यहां पर। तो इसका एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लग रहा होगा, जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये सर्कल में घूम रहा होगा, तो एक एक्सेलरेशन इसके अंदर की तरफ भी होगा। तो नेट पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन आ गया वो एक ऊपर की तरफ हो गया, एक अंदर की तरफ हो गया, और एक इसका पर्टिकुलर एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो इधर की तरफ हो गया। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन, किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर आप लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बाकी पार्टिकल का रिलेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी आप कैसे लिखोगे, इसको भी देखिएगा कि क्यों लिखा है ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। मेरे भाई लोग ऐसे तो लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे निकालना है और मुझे पता है वो किधर होना चाहिए, वो इधर की तरफ होना चाहिए। तो मैंने कहा भैया देखो, इसको लिखने का तरीका लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। मैंने कहा देख भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना भाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो गया, आपने बोला T/2m,
और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना हो गया, आपने बोला 3L/4 अल्फा ऊपर की तरफ और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ। तो ये दो एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में हो गए, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इट इज T/2m, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो इट इज एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको मैंने इक्वेट किया है। दिस इज द अमेजिंग कंसेप्ट जो अभी तक कहीं पर नहीं किया गया है। ये वो कंसेप्ट है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, जिस पर मेरा पूरा फोकस है कि इसको समझो। यहां पर इस चीज को इक्वेट किया गया है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इन द ग्राउंड फ्रेम, in the horizontal plane frame, that is simply equal to acceleration of center of mass plus acceleration of point P with respect to center of mass. And ये आपने दोनों को ऐड कर दिया है, तो यहां से आपकी पूरी कहानी जो है वो निकल के आ चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट P का जो नेट एक्सेलरेशन हो गया वो इधर की तरफ होना चाहिए। इस पॉइंट P की वेलोसिटी है Vp, ये डिस्टेंस दिया गया है d, तो इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा Bp²/d, दैट इज V²/r। It must be equal to acceleration of center of mass plus acceleration of point P with respect to center of mass। और यहां से आपने इन दोनों वैल्यूज को लिख दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अमेजिंग सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे साथ जुड़ो, आओ और डिस्कशन करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन इस अमेजिंग कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिए।